कहानी के अंदर हमारा हीरो एक आर्मी वाला है जो कि लड़ते लड़ते मारा जाता है और फिर उसका जन्म होता है एक दूसरे दुनिया के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों के ऊपर हमला करके इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर इंसानों ने भी मॉन्स्टर्स को टेम करना सीख लिया और मॉन्स्टर्स का ही हेल्प लेके मॉन्स्टर्स से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अपना जो हीरो है उसको इस पूरे दुनिया के अंदर अब तक का सबसे पावरफुल टैलेंट मिल जाता है। तो क्या अपना हीरो अपना टैलेंट को इस्तेमाल करके इस पूरे दुनिया को बचा पाएगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाएगा? ये देखने के लिए इस पूरे वीडियो को देखते रहो। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि वानफो इंडस्ट्री एक मीडियम साइज का सीक्रेट दुनिया है जो कि क्यूसी फेडरेशन के अंदर आती है। इसके अंदर 7 मेन सिटी बेसेस है जो कि इस दुनिया के अंदर इंसानों का फाउंडेशन है। बाइलियन सिटी इन 7 बड़े सिटीज में से एक है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का 1 इंच जमीन 1 इंच सोना का बराबर है। लेकिन इस शहर के एकदम बीच में एक बहुत ही बड़ा घर है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से और नदियों से घिरा हुआ है। और हम इस घर को देखते हैं जो कि देखने में यार सच में काफ़ी शानदार दिख रहा है और इसका नाम होता है कैपिटल कीटाडेल। इसके बाद हम देखते हैं इस घर के बगल में एक तालाब टाइप का रहता है। इसके अंदर से एक बहुत ही शानदार दिखने वाला मछली बाहर निकलता है। भाई इस मछली को देखो यार, सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है। इसके बाद हम इस घर के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का ऐसा लग रहा है कि अभी सोकर उठा है और अभी फ्रेश हो रहा है और वो कहता है कि भले ही मैं इसको 10 साल से ज़्यादा से देख रहा हूँ, लेकिन यार मुझे कहना ही होगा, मेरा इस जिंदगी के अंदर जो चेहरा है ये थोड़ा ज्यादा ही हैंडसम है। इसका नाम होता है बाई स्याओ आन और ये बाइलियन सिटी का यंग लॉर्ड होता है, यानी जो सिटी लॉर्ड है उसका बेटा है। फिर ये बोलता है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। मेरे पिछली जिंदगी के अंदर मैं एक सोल्जर था जो कि एक मिशन के दौरान मारा गया और फिर मैं एक दूसरे दुनिया में आ गया। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पिरिट बीस्ट्स हैं और उनको टेम करने के लिए टेमर्स भी है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कि टाइम ट्रेवलर करके आया हूँ या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर मेरा समझ लो एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। मतलब यार होता है ना कि जो आमतौर पर हीरो रहते हैं वो किसी बड़े आदमी को पकड़ते हैं उसका आत्मा बन के, लेकिन यार इसका जन्म बेबी तौर पे हुआ है। मेरे पिछले जिंदगी की यादों के अलावा मेरे अंदर बाकी बच्चों की तरह सब कुछ एकदम सेम है। इसके बाद हम देखते हैं पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आती है। ये पीछे मुड़ के देखता है कि क्या आ रहा है, तो हम देखते हैं एक काफी शानदार दिखने वाला मछली इसके कमरे के अंदर आ जाता है। ये होता है एक रेड आइड सिल्वर फिश और ये एक गोल्ड क्लास का बीस्ट रहता है। ये पीछे घूम के देखता है तो फिर वो जो मछली रहता है इसको बोलता है स्यावान, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ये कहता है हाँ समझ गया, और मैंने तो डैड को बोल भी दिया था, मैं थोड़ा मुंह हाथ धोकर नीचे आ रहा हूँ। फिर ये मछली उसके बाद कहता है कि ठीक है, ज़्यादा टाइम तक सभी को इंतजार मत करवाना, और एक पानी टाइप का कुछ पोर्टल खोलता है और उसी के अंदर चला जाता है और इधर से बाई भी इसको बाय बाय करने लगता है और फिर बताता है कि ये रेड आइड सिल्वर स्ट्रिक फिश ये एक गोल्ड लेवल का पेट है और ये मेरे फादर का स्पिरिचुअल पेट है और मेरे फादर इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से एक हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाई अपने कमरे से नीचे आ रहा होता है। यहाँ पर वो सामने देखता है कि उसकी पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठी हुई रहती है, जहाँ पर एक तरफ इसकी मदर बैठी हुई रहती है और उसके बगल में इसकी सिस्टर बैठी हुई रहती है और उसके सामने इसके फादर बैठे हुए रहते हैं। ये बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही धीरे हो, सभी इंसानों को एकदम तेज होना चाहिए, कल से तुम्हें हाथ मुंह जो भी धोना हो या फिर फ्रेश होना हो उसके लिए बस तुम्हें 5 सेकंड ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब सच में, अरे बुढ़ा पगला गए हो क्या भाई, 5 सेकंड सिर्फ फ्रेश होने के लिए? अरे भाई कौन सा स्पीड से, ये लाइट की स्पीड से धोने वाला है क्या? खैर इसके बाद यहाँ पर बाई रहता है, वो मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो बगल में देखता है और पूछता है ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या करने आए हो? जिसके बाद ये बताता है कि मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ और मैं एक फॉर्मर स्टूडेंट भी हूँ, इसके लिए मैं अवेकनिंग सेरेमनी पर आया हुआ हूँ ताकि मैं सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देकर उनका उत्साह और जोश बढ़ा सकूँ। और हमें पता चलता है इसका नाम है बाई जिंग चुआन और ये बाइलियन सिटी का सिटी लॉर्ड है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं सियावान तुम भी इस साल के एग्जामिनी हो ना, और तुम भी अवेकनिंग सेरेमनी में इस साल पार्ट लेने वाले हो? चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज हम दादा और पोता एक साथ अवेकनिंग हॉल के अंदर जाएंगे। ये भी काफ़ी खुशी खुशी बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अवेकनिंग सेरेमनी, इसका पूरा नाम है क्यूसू फेडरेशन एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी ऑफ फैमिलियर बीस्ट्स। इस समय पर हर साल फेडरेशन एक अवेकनिंग पार्टी रखता है जिसके अंदर वो सभी लोगों को हेल्प करता है उनको अवेकन करने के लिए। जो भी इंसान सक्सेसफुली अवेकन हो जाता है वो इंपीरियल कॉलेज में जा सकता है और बीस्ट मास्टर के बारे में सीख सकता है, लेकिन जो भी अवेकन करने में फेल हो जाता है उसे एक नॉर्मल स्कूल में जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये टाइम पूरे
ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ये बिल्कुल मेरे पिछले ज़िंदगी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तरह है। अगर तुम किसी बड़े कॉलेज के अंदर एडमिट हो जाते हो तो तुम्हारा आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, तुम आगे चल के एक मास्टर भी बन सकते हो। और अगर तुम इसमें फेल भी हो जाते हो तो फिर भी तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं हो और तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपना ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन ये सब सिर्फ दिलासा देने वाली झूठ है। ये बीस्ट मास्टर्स की दुनिया है और अगर इसके अंदर तुम्हारे पास बीस्ट मास्टर के टैलेंट नहीं है तो तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा, तुम्हारे पास चाहे कितने ही पैसे हो, चाहे तुम्हारी फैमिली कितने ही ताकतवर हो, सब के सब तुम्हारे को नीचा दिखाएंगे। यहाँ तक कि रोड पे चलते हुए चींटी भी तुमको भाव नहीं देगी। पहले पहले तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था कि कहीं जो पुनर्जन्म के देवता है उन्होंने कहीं भूल ना गए हो मुझे कोई गोल्डन फिंगर यानी कोई स्पेशल शक्ति देने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे जैसा आदमी जिसके पास पावर, पैसा और इतना अच्छा चेहरा सब कुछ है वह एक गुंडा बन जाता। और अगर ऐसा होता तो जो मेन कैरेक्टर रहता वो आके मेरे चेहरे पे मारता। इसकी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल दुखते हैं। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है क्योंकि 1 महीना पहले मेरा सेल्फ अवेकनिंग हुआ और उसके अंदर मुझे एक ए लेवल का टैलेंट मिल गया और ये जोर से चिल्लाता है ऑसम। हमें इसके टैलेंट के बारे में पता चलता है जो कि होता है इंटूवेशन। ये एक ए लेवल का स्पिरिचुअल टैलेंट होता है। इसके मदद से इसका जो फाइटिंग इंटूवेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। उसके अलावा ये कभी कभी मतलब फ्यूचर टाइप का भी कुछ देख सकता है और साथ ही साथ ये जो स्पिरिट बीट्स रहते हैं वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में भी वो सुन सकता है। ये कहता है कि ये जो मेरा टैलेंट है ये तो बहुत ही अच्छा है, इसके मदद से मेरा जो मतलब लड़ाई करने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। उसके अलावा ना ही मेरा बस इंटूवेशन बढ़ेगा बल्कि इसके मदद से मैं कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे लोग हैं उन सभी को भी बता सकता हूँ और अच्छे से मतलब सबके साथ मिलजुल कर रह सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं जो स्पिरिट बेस्ड रहते हैं उनके बातों को भी सुन सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आगे चल के अगर उनके साथ मिलकर फाइट करना चाहूँगा तो वो काफ़ी आसान रहेगा, या फिर अगर मैं किसी स्पिरिट बीस्ट को पकड़ना चाहूँगा तो वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए। इसके बाद हम इसके दादा को देखते हैं जो कि इसको देख रहा होता है और मन में सोचता है कि जो अवेकनिंग रिचुअल है अब उसका जो असर है इसके ऊपर और ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पहले ये काफ़ी स्टेबल सिचुएशन में है। ये पहले ही एक ए रैंक का स्पिरिचुअल टैलेंट को अवेकन कर चुका है और वो भी खुद से, जो कि इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जो ओरिजिनल वर्ड है उसके अंदर भी स्यावान एक बहुत ही बड़ा जीनियस होगा जिसको बहुत ही बड़े बड़े जो फैमिलीज रहते हैं वो ढूंढ रही है। जो मैं नहीं कर सकता वो शायद स्यावान आगे चल के कर दिखाएगा। स्यावान अभी काफ़ी ज़्यादा जवान है लेकिन जो इसका पर्सनैलिटी है ये अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ये अभी उस जगह पर जाता है तो वहाँ के मॉन्स्टर्स इसको निगल जाएंगे। इससे पहले कि इसके कदम डगमगाए मुझे इसको सब कुछ एकदम अच्छे से सिखाना होगा। ये बोलता है स्यावान और यहाँ पे भाई कुछ पी रहा होता है और पीते पीते वो एकदम से अपनी दादा का बात सुनता है। और यार मैं आपको पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका नाम है बाई स्यावान। और यार बाई थोड़ा मतलब शॉर्टकट है जो कि बोलने में आसानी होता है इसलिए मैं इसको बाई ही बोलता हूँ, लेकिन यार ये कैरेक्टर इसको स्यावान बोलते हैं तो आप इसको सुनकर कंफ्यूज मत होना। फिर इसका दादा बोलता है कि जो अवेकनिंग रिचुअल है उसको तुम हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर जो अवेकनिंग गॉड स्टोन है वह पूरे क्यूसी फेडरेशन के अंदर सिर्फ इकलौता पीस है। ये एक बहुत ही स्पेशल एकदम टॉप लेवल का ट्रेजर है। इसके बाद हमें अवेकनिंग स्टोन के बारे में बताया जाता है कि इसका एक बहुत ही स्पेशल ओरिजिन है, क्योंकि जब इस नए एरा का शुरुआत हुआ था जहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स अचानक से आने लगे और इस पूरे दुनिया में तबाही मचाने लगे, लगभग इन्होंने इस पूरे दुनिया को तबाह कर दिया था। उस टाइम पे जो हमारे ह्यूमंस की एंसेस्टर थी उसने सही टाइम पे ये अवेकनिंग स्टोन को ढूंढ लिया और इसका इस्तेमाल करके जो फर्स्ट जनरेशन के इंपीरियल बीस्ट गार्ड है उनका टैलेंट को अवेकन किया। इसके वजह से अब इंसान के पास भी पावर थी, अब वो लोग जिंदा बच सकते थे और उसके बाद शुरू हुआ नया एक बीस्ट कंट्रोल का एरा। ऐसा कहा जा सकता है कि यह अवेकनिंग स्टोन पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो न्यू कमर्स होते हैं उनको सबसे पहले 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो उनको अपना टैलेंट को अवेकन करना होता है, दूसरा उनको अपना रॉयल बीस्ट के लिए एक स्पेस बनाना होता है और तीसरा उनको एक पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे डिसाइपल या फिर कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि बड़े बड़े परिवार के, अमीर परिवार के या फिर कुछ स्पेशल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो लोग का जो टैलेंट रहता है वो पहले ही अवेकन हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके जो मतलब वहाँ के लोग रहते हैं वो फिर भी उनको ये एनुअल अवेकनिंग के अंदर भेजते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे जाके जो अवेकनिंग स्टोन का पावर रहता है उसका इस्तेमाल करके जो उनका रॉयल बीस्ट स्पेस रहता है वो उसको एडवांस में ही बना सके और उसके पावर से वो लोग एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्पेस भी बना सकते हैं। ये सुनकर बाई उनसे पूछता है कि अगर सब लोग ऐसा करते हैं तो क्या जो क्यूसी फेडरेशन है इसको कोई दिक्कत नहीं होती है।
ये सुनकर इसके फादर और ग्रैंडफादर थोड़ी देर के लिए तो एकदम चुप हो जाता है और भाई लग रहा है काफी सीरियस है ये दोनों। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका ग्रैंडपा रहता है ये अचानक से बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि जो क्यूसी फेडरेशन के लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बस उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई भी इंसान आकर ये अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करता है और उसका अगर टैलेंट अवेकन होता है तो उनको वहाँ पे रजिस्टर भी करना होगा। इसके वजह से उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है इन सभी चीज़ों को मैनेज करना और वो सभी लोगों को एक साथ लेकर मतलब चल सकते हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि जो अवेकनिंग स्टोन है इसका जो अवेकनिंग पावर है ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये तुम्हारी बहुत ही अच्छे से मदद कर सकता है। भाई कहता है कि ग्रैंडपा मैं समझ गया और मैं ये अब अवेकनिंग को एकदम अच्छे से सीरियसली लूँगा। अभी तक तो मैं बस मतलब इम्पीरियल बीस्ट के बारे में ही थोड़ा बहुत जानता था और अवेकनिंग टैलेंट के बारे में ही जानता था, लेकिन मुझे ये अवेकनिंग स्टोन के बारे में नहीं पता था। जो अवेकनिंग स्टोन है ये सिर्फ एक ही है, लेकिन ये क्यूसी फेडरेशन के अंदर इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सभी का जो टेस्ट टेकर है, यानी कि उन सभी के जितने भी मन रहती है, जितना भी पावर रहता है एक साथ मैनेज कर सकता है। सच में जो इसका पावर है ये तो एकदम कमाल का है। भाई का डैड अचानक से उठ जाता है और कहता है कि एक असली इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो अवेकनिंग सेरेमनी के एकदम सीरियसली ले और जाकर अपने पेट्स के लिए एकदम अच्छा सा स्पेस बनाए। और भाई ये काफी जोर से एकदम सीरियसली होकर बोलता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भाई रहता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि ठीक है फादर मैं समझ गया। और भाई बगल में इसकी बहन का एक्सप्रेशन तो देखो यार, मुझे इसका एक्सप्रेशन देख कर सच कह रहा हूँ बहुत हंसी आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी मॉम रहती है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। ये कहता है कि मैं तो बस बता रहा था, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था, और वैसा मतलब पूरा नहीं बोलता है। फिर इसके बाद पीछे से उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और वे अपने बेटे और पोते दोनों के सर पे हाथ रख लेते हैं और फिर इसके बाद पूरा फैमिली मिलकर एकदम जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक काफी शानदार कार को देखते हैं। ये कार कहीं पे जाकर रुक जाती है और ड्राइवर बोलते हैं कि यंग मास्टर हम लोग ये अवेकनिंग स्क्वायर के पास आ चुके हैं। इसके बाद इसकी कार के अंदर से भाई बाहर उतरता है और उसके अंदर से इसका ग्रैंडफादर बोलते हैं श्यावान हम लोग अवेकनिंग हॉल के पास आ चुके हैं तो तुम पहले जाओ, मैं जा रहा हूँ पहले अपने स्पीच की तैयारी करने के लिए। इसके बाद ये कुछ नहीं बोलता और फाइनली ये अंदर जाने लगता है और वो जाकर थोड़ा ध्यान से देखता है। भाई ये देखता है कि इसके अंदर जो अवेकनिंग सेरेमनी होने वाला है उसका तो एकदम जोर शोर से एकदम बहुत ही अच्छा से तैयारी हो रहा होता है और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं इस सेरेमनी का। इसके अंदर एक लड़की भी रहती है जो कि चिल्लाकर बोल रही होती है कि जो भी बाइलिन सिटी के कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर इस लाइन में आओ, और ये चिल्लाए जा रहे होते हैं कि तभी ये किसी को देखती है और इसकी आंख एकदम जोर जोर से चमकने लगते हैं। और बस यही नहीं बल्कि जितनी भी लड़कियां रहती है सबके आंखें चमकने लगते हैं और चिल्लाती हैं कि ये तो श्यावान है। और इसके बाद ये अपने भाई के पास जाकर उसको घेर लेती है और बहुत सारा उसकी तारीफ करने लगती है। मतलब यार इसका इतना हैंडसम फेस होने का कुछ तो इसको फायदा हो ही रहा है। इसके बाद यहाँ पर और भी सारी लड़कियां आकर बाई को घेर लेती है और इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। फिर इसके बाद बाई बताता है कि जो बाइलिन सिटी से जुड़ा हुआ कॉलेज है ये यहाँ का सबसे ज्यादा एडवांस कॉलेज है और इसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी ये बाइलिन सिटी के जनरल्स या फिर बहुत ही बड़े बड़े लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये तो मामूली सी बात है क्योंकि मैं यहाँ के सिटी लॉर्ड का पोता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर हूँ। बगल में एक मोटा लड़का काफी सारे लड़कियों को बगल में हटाता हुआ आ रहा होता है। पीछे घूमकर भाई भी देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ से एक काफी मोटा लड़का निकल कर आता है, चिल्लाता है हे तुम कैसे हो, और वो अपना एकदम बाहें फैला के इसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है। ये देखकर भाई काफी ज्यादा डर जाता है और चौंक भी जाता है। फिर वह जल्दी से बगल में हटता है। इसकी वजह से ये मोटा लड़का इसको गले लगाने ही वाला रहता है, लेकिन सही टाइम पे भाई बच जाता है। फिर इसके आंख में थोड़ा सा आंसू रहता है और कहता है ब्रदर आन मैंने तो तुमको 1 महीने से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन भाई इसके ये मतलब बातों से भाई काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है मोटे कहीं के तुम मुझे ऐसे बातें करना बंद करो। जो लोगों को नहीं पता है तुम्हारे बारे में वो लोग तो ऐसा सोचेंगे कि हमारे बीच में कोई अफेयर चल रहा है। ये सुनकर ये और ज्यादा रोने लगता है और इसके पीछे तो बिजली कड़कने लगती है और ये कहता है भाई श्यावान तुम ये कैसे कह सकते हो। और यहाँ पर ये अभी भी थोड़ा मतलब गुस्से में रहता है और कहता है फैटी युवान तुम्हारा नाम तो इतना ज्यादा पावरफुल है युवान पोटियान, लेकिन तुम अपने नाम पे एकदम धब्बा हो। और भाई इसका पीछे ओवर एक्टिंग तो देखो भाई क्या ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद भाई सोचता है कि इसका जो नाम है युवान पोटियान इसके वजह से मुझे लगा था कि ये आगे चल के एक हीरो बनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया इसका शरीर और ज्यादा गोल और गोल होते गया। इसके बाद मैंने ये आइडिया अपने मन से निकाल दिया। सच में पुरानी बातों को याद करना बहुत ही मुश्किल है, अब हमारा बचपन हमेशा के लिए जा चुका है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, ये आकर बोलती है भाई श्यावान
तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आए हो, तो मुझे तो लगा कि तुम डर गए हो। ये दोनों पीछे घूमकर देखते हैं कि आखिर ये कौन बोल रही है। तो ये लोग देखते हैं एक लड़की को, फिर ये बोलती है कि अगर तुम चुपचाप हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। और हमें पता चलता है इसका नाम होता है फेंग कियानयू, और ये फेंग यांग यांग की बेटी रहती है जो कि इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। भाई पीछे घूम के देखता है तो वो उस लड़की को पहचान जाता है, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा पास्ट का याद आता है जहाँ पे इस लड़की ने भाई के साथ बेट लगाया था कि अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर जिसका भी जो अवेकनिंग टैलेंट है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो जीत जाएगा, और जो लूजर होगा उसको विनर के कोई सी भी बात को माननी होगी। और ये उसको कहता है कि वो तो बेट सिर्फ तुमने ही लगाया था और मैंने तो इसके लिए हाँ भी नहीं बोला था। वो ऐसा ही कुछ बोलता है। फिर लड़की बोलती क्या हुआ, डर गए क्या, अब तुम पीछे हट रहे हो। ये कहता है कि हैं डरता कौन है छोटी चिड़िया, मैं बस उस टाइम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हारने के बाद अपना प्रॉमिस को अच्छे से निभाओगी, उस टाइम पर बस रोना मत। भाई अपने मन में सोचता है कि मेरे पास 90% चांस है जीतने का, क्योंकि मेरे पास ए रैंक का टैलेंट है और इससे ऊपर सिर्फ एस रैंक के टैलेंट होते हैं जो कि पूरे क्यूसी फेडरेशन के अंदर भी बहुत ही कम होते हैं। और ये कहने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो पूरा क्यूसी फेडरेशन है इसके अंदर जो हमारा दुनिया वो बस एक छोटा सा दुनिया है। और इधर से ये लड़की चिल्ला रही होती है, ये कहते कि तुम रोओगे, कमी ने कहीं के 22 यावान, तुम्हें मुझे छोटी चिड़िया कहने की आखिर हिम्मत कैसे की, कभी ना कभी तुम मेरे सामने जरूर झुकेगे। इसके बाद हम देखते हैं भाई कहीं पे जा रहा होता है और उसके साथ साथ ये फैटी भी जा रहा होता है। ये फैटी बोलता है ब्रदर एन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो फैंग किंगयू है ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, और मैंने अपने फादर से सुना था कि ये फैंग फैमिली के पास कोई एक स्पेशल ट्रेजर है जिसकी मदद से वो लोग अपने टैलेंट को और अच्छे से और मतलब बढ़िया से अवेकन कर सकते हैं। फिर भाई कहता है इसीलिए ये जो छोटी चिड़िया थी इतनी ज़्यादा तेज बढ़ रही थी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये जो फैंग फैमिली है इनका जो ओरिजिन है वो काफ़ी स्पेशल है और उनका फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब यार वो काफ़ी एक पुराने फैमिली और काफ़ी पावरफुल फैमिली है, तो वो मामूली से बात है कि उनके पास कोई ना कोई ऐसा स्पेशल ट्रेजर या फिर स्पेशल मेथड तो होगा अपना टैलेंट को इतना अच्छे से अवेकन करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हुए रहते हैं और उनके सामने एक आदमी रहता है जो कि सभी बच्चों को हेलो करता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपने भाई के ग्रैंडफादर रहते हैं। वह बताता है कि मेरा नाम है भाई जियांग चुआंग और मैं ये बाइलिन सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ। और ये ऐसा मतलब यार बहुत लंबा चौड़ा कोई भाषण और स्पीच देता है जो कि यार मैं आपको सुना के बोर नहीं करूँगा। मतलब यार ये मेनली वही बात करता है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता है और थोड़ा मतलब इंकरेजमेंट करता है ताकि वो और अच्छे से अपना अवेकन कर पाएँ। फाइनली इसका स्पीच खत्म होता है और यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं फिर जितने भी लोग रहते हैं सब के सब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि सभी बच्चों को बोल रहे होते हैं कि अवेकनिंग हॉल के अंदर सभी बच्चे एकदम अच्छे से लाइन में आओ, मतलब यार धक्का धुक्की करने का नहीं। इसके बाद हम इस अवेकनिंग हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना भाई भी रहता है और उसके बगल में ये फैटी भी रहता है। यहाँ पर भी एक आदमी रहता है, ये बोलता है कि सभी बच्चे अपना अपना जगह ढूंढ लो और ढूंढ के वहाँ पर अपना पंथिल मार कर बैठ जाओ और अपना टैलेंट अवेकन करना शुरू करो। मतलब भाई ये सीट भी खुद ही ढूंढे, घुसे भी खुद। मतलब यार ये लोग आखिर यहाँ पे करने के लिए आए क्या हैं। भाई अपना जगह ढूंढकर वहाँ पे पंथिल मारकर बैठ जाता है और बोलता है कि ये क्यूसी फेडरेशन के अंदर ये जो अवेकनिंग गॉड स्टोन है ये सिर्फ एक ही है, तो वो लोग अपना स्पेस प्रोजेक्ट का मतलब कोई इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से ये जो स्टोन है इसका प्रोजेक्शन हर जगह पर एक साथ वो लोग भेजते हैं। सच में कहना पड़ेगा ये तो एकदम कमाल का जादू है। और हम देखते हैं उसके सामने ये जो अवेकनिंग स्टोन रहती है, मतलब यार ये उसका प्रोजेक्शन रहता है, ये ओरिजिनल अवेकनिंग स्टोन नहीं है। खैर इसके बगल में अपना भाई बैठ के कल्टीवेट अपना कुछ भी कर रहा होता है और वो अपना टैलेंट को अवेकन करना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी देर ऐसा करने के बाद वो ऐसा लगता है कोई स्पेस में आ गया हो, उसके चारों तरफ से एकदम आग टाइप का कुछ ग्लो होने लगता है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा लाइट को जो कि इसके अंदर से निकलती है। और यार इसके अंदर से ये लाइट काफ़ी तेज निकल रही होती है, पता नहीं है क्या चल रहा होता है। फिर ये अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये जो अवेकनिंग एनर्जी है ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। और वो काफ़ी ज़ोर से चीख रहा होता है दर्द की वजह से। फिर हम देखते हैं ये एक अचानक से मतलब स्पेस टाइप का चला जाता है और इस बार ये सारी जो एनर्जीज रहती है ये निकल नहीं रहती है बल्कि इसके अंदर घुस रही होती है और एकदम तेज में घुसे जा रही होती है, घुसे जा रही होती है। और हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी रहती है ये मेनली इसके सर में जा रही होती है और इसकी आंखों में जा रही होती है। ये चिल्ला रहा होता है नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है। और फिर ये काफ़ी जोर जैसा ऐसे ही चिल्ला रहा होता है, दर्द की वजह से ये अपना सर भी पकड़ लेता है, कहता है कि थोड़ा दर्द कम हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसका दर्द फिर भी कम नहीं होता है। ये कहता है कि ये जो सारी की सारी एनर्जीज है ये सारे इसके सर में ही
जा रही है, मतलब इसके दिमाग में जा रही है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं रहता है तो ये इसके दिमाग में बुरा असर पड़ सकता है और इसकी वजह से ये पागल भी हो सकता है या फिर कोमा में भी जा सकता है। ये सोचता है मुझे कैसे भी ये एनर्जी को बाहर निकालना होगा, और मन में सोचता है कि नहीं, शायद ये कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि एक बहुत ही अच्छा चांस है। इसके बाद ये सारी एनर्जीज को इकट्ठा करने लगता है अपने अंदर और फाइनली कंट्रोल में लाने लगता है और कहता है कि मुझे खुद पे भरोसा करना होगा। और उसके बाद ये सारी एनर्जीज को एक साथ मतलब रिलीज कर देता है बाहर की तरफ। सभी लोग भी इसको देख रहे होते हैं, वहाँ से काफ़ी तेज एनर्जी निकल रही होती है। वो समझ में नहीं पाते कि आखिर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से और किसके अंदर से आ रही होती है। वो लोग भी देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है। फिर हम वापस से यहाँ पे बाइक को देखते हैं जिसके अंदर से ये सारी एनर्जीज अभी तक निकल रही होती है, और फाइनली हम देखते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आँख टाइप का दिखता है। मतलब यार ऐसा तो लग रहा है कि ये आँख किसी मॉन्स्टर का या फिर कोई बहुत ही खतरनाक चीज का होगा। यहीं पर हम बगल में 3 लोगों को देखते हैं जिसमें से एक पूछता है कि आखिर ये एग्जामिनी है कौन, जिसके बाद ये बगल वाला जो रहता है वो बताता है कि मुझे पता है, ये तो भाई सियावान है और ये जो सिटी लॉर्ड है उसका पोता है। ये सुनकर पीछे वाला चिल्ला कहता है क्या, और उसके बाद ये पीछे खड़े हुए एक आदमी को बोलता है कि जल्दी जाओ और जल्दी से जाकर सिटी लॉर्ड और मिस्टर वू को यहाँ पर बुला के लाओ, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता है तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। और ये लड़का जो रहता है ये भी अपना पूरा जान लगा के दौड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली जो मतलब सिटी लॉर्ड यानी रहते हैं ये यहाँ पर आ चुके रहते हैं। वह पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और तुमने कहा कि जो सियावान है उसके अवेकनिंग के साथ कोई दिक्कत हो रही है। ये बताता है कि लॉर्ड आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मतलब बाई है इसके सर के ऊपर कोई एक विजन टाइप का आ गया है, मतलब कोई एक अद्भुत दृश्य हो रहा है। और वो कहता है कि कोई भी नहीं जानता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। इधर ग्रैंडपा भी उसको ध्यान से देखता है, वो भी समझ में नहीं पाता है कि मतलब क्या है। वो भी देखता है कि सच में एक बहुत ही बड़ा आंख है, और तभी वो थोड़ा सा ध्यान से देखता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि ये एक टैलेंट विजन है। वह सोचता है अगर किसी आदमी का जो टैलेंट है वह इस रैंक या फिर अगर उससे ज़्यादा लेवल का होता है तभी कोई ये स्पेशल फेनोमेनन होता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सियावान है उसका जो टैलेंट पहले ही अवेकन हो चुका है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सियावान का इंटूवेशन वाला टैलेंट है वो म्यूटेट हो गया हो और म्यूटेट होकर वो एक एस रैंक का बन गया हो। और फिर उसके बाद ये म्यूटेशन के ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण देता है, जो कि मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि इनकी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो टैलेंट होता है वो म्यूटेट हो जाता है, और इसकी वजह से उनका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और पूरे दुनिया के हिस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों को सिर्फ 2 हाथों पर ही गिना जा सकता है। मतलब यार वो इतने ज़्यादा रेयर होते हैं, और जिन लोगों का भी टैलेंट म्यूटेट होता है वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वो लोग अपने टाइम के एक बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर लेजेंडरी फिगर्स बन जाते हैं, और वो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लोग पूरी दुनिया को खुद के पावर से ही बदल सकते हैं। अगर सियावान का टैलेंट सच में म्यूटेट हो रहा है तो वो काफ़ी बड़े खतरे में हो सकता है। और फिर ये बोलता है मिस्टर वू मुझे अवेकनिंग हॉल के अंदर जाने दीजिए, लेकिन ये मिस्टर वू कहता है कि लॉर्ड भाई आप हमें शर्मिंदा मत करिए, ये जो अवेकनिंग हॉल है ये डायरेक्ट क्यूसू फेडरेशन के अंडर आती है, और आप भले ही ये बाइलिन सिटी के सिटी लॉर्ड है लेकिन फिर भी आप इस अवेकनिंग हॉल के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए मिस्टर वू जाकर उसे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भाई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्यूसू फेडरेशन है इसके अंदर एक काफ़ी हाई लेवल का प्रोटेक्शन वाला सिस्टम लगा हुआ है, इसकी वजह से आपका पोता एकदम ठीक रहेगा। और वैसे भी इसके जैसे जो यंग टैलेंट होते हैं ये पूरे दुनिया में अनपैरेलल्ड होते हैं। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप इसके मतलब दादा हैं या फिर ये आपके पास है, ये मतलब ऐसा उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। इधर से हम लोग बाई को देखते हैं जो कि अभी भी अपना एकदम टैलेंट अवेकन करने में लगा हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। वो बताता है कि सबसे पहले पूरा मतलब हेवन और अर्थ के बीच में, और फिर दूसरा है पूरे भगवान का नॉलेज, और तीसरा होता है पूरा दुनिया का नॉलेज, और उसके बाद होता है पूरे इंसानों का नॉलेज। मतलब यार ये सारा पता नहीं क्या क्या बक रहा होता है, मतलब वही ये सब इसके कुछ टैलेंट से रिलेटेड होते हैं। और फिर इसके बाद ये तीनों चीज़ बोलने के बाद ये काफ़ी ज़ोर से एकदम चिल्लाने लगता है, और फाइनली ये अपना आँख खोलता है। भाई इसका आँख तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा ये लाल हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके आँख में भी फ़र्क पड़ी है। और फिर वहाँ पर एक काफ़ी मतलब एक डेंजर सा मतलब ब्लास्ट दिखता है। अब ये खतरनाक है या फिर नहीं है ये तो अब हमको पता ही चलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं उसके चारों तरफ से धुआं हटने लगता है, और हटने के बाद हम इसके आंखों को देखते हैं जो कि यार काफ़ी मस्त एकदम गोल्डन कलर का दिख रहा होता है। भाई ऐसा लग रहा है कि जो इसका मेन पावर अप है वो इसकी आंखों के अंदर हुआ है। वो कहता है कि क्या ये अभी अभी क्या था, और ये सारा नॉलेज ये तो एकदम पागलपन है।
भाई ये अभी इसने क्या क्या ये मुझे भी समझ नहीं आया। खैर इसके बाद ये उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे इसके अंदर से ब्लू ब्लू टाइप का एकदम धुआं निकलने लगता है। वो भी अपने आसपास देखता है कि आखिर ये सारा चीज़ क्या है। तभी उसके सामने एक सिस्टम वीडियो टाइप का कुछ आ जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ था अपोकलिप्स आई। और यार ये लंबा चौड़ा है तो यार मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। इसका जो टैलेंट है वो अब अपग्रेड हो चुका है और पहले ये सिर्फ ए लेवल का था, लेकिन अब वो एस लेवल, एस लेवल और एस लेवल से भी ऊपर का यानी कि मिथिकल लेवल का हो चुका है। और इसकी वजह से जो उसका सुपर नेचुरल इंट्यूवेशन है, मतलब अगर इसको खतरा आने वाला रहता है तो इसको ये पहले ही महसूस हो जाएगा। उसके अलावा इसको बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है और साथ ही साथ अगर इसके आसपास के एरिया में कुछ होने वाला रहेगा तो ये भी इसको मतलब पहले ही महसूस हो जाएगा। भाई ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या मिस्टिकल टैलेंट। भाई बताता है इन बीस्ट मास्टर्स की दुनिया के अंदर इसके अंदर 7 लेवल के टैलेंट्स होते हैं, जो कि होता है एफ से लेकर एस तक। लेकिन ये जो एस लेवल का टैलेंट होता है ये पूरे दुनिया के एकदम टॉप पे आता है। और जो मेरा टैलेंट है ये तो एक मैथोलॉजिकल टैलेंट है, ये तो आज तक किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं है। क्या ये टैलेंट एस रैंक वाले टैलेंट से भी ज़्यादा हाई का है? हाँ भाई यार तुझे एकदम सही लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये कुछ सामने देखता है और कहता है कि आखिर पता नहीं ये कौन से प्रकार की मिस्ट्री है। और इसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है हेयरजिकियल मिस्ट्रिकल सिस्टम। भाई ये पता नहीं क्या लिखा है शुरुआत में, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब राइटर है उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी यहाँ पे ट्रांसलेट करते वक्त, तो यार हम इसको डायरेक्ट मिस्टिकल सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद भाई अपने सामने देखता है वहाँ पर इसको बहुत सारे बच्चे के सर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखने लगते हैं। किसी के सर के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि उसके पास डी रैंक का टैलेंट है, किसी के पास लिखा हुआ रहता है कि उसके पास ए रैंक का टैलेंट है, और एक लड़के के पास टैलेंट नहीं रहता है तो उसके ऊपर नो सिग्नल लिखा हुआ रहता है। वो इन सभी चीज़ों को बड़े ही मतलब यार चौंक कर एकदम देखे जा रहा होता है कि आखिर ये क्या दिख रहा है। और फिर वो उसको देखकर एकदम बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरा जो एपोकलिप्स आई है वो इन सभी का जो भी पावर है, जो भी इफेक्ट है, वो उन सबको देख सकता है। और फिर ये इमेजिन करता है खुद को एक गेम के अंदर जहाँ पे सबका मतलब एचपी लेवल वो सारा दिखता है ना, वैसा कुछ। और उसके बाद वो सोचता है कि मेरा जो एपोकलिप्स आई है उसके पावर के हिसाब से अगर कोई भी मेरे एक फिक्स दूरी के अंदर आ जाता है तो वो मेरे आंखों से छुपा हुआ नहीं रह सकता और मैं उसकी सारी जानकारी को देख सकता हूँ। यानी कि अगर ऐसा मान लो जब भी लड़ाई शुरू होने वाला रहेगा और उस टाइम पे अगर मैं उसको देखूँ और मुझे पता चल जाए कि उसका टैलेंट क्या है, उसका जो बीस्ट है उसका टैलेंट क्या है, उसका क्या कमजोरी है, उसका क्या ताकत है, अगर मुझे ये सारी चीज़ पहले ही पता चल जाएगी तो मेरे जीतने के चांसेस तो एकदम अनलिमिटेड हो जाएंगे और मैं काफ़ी आसानी से जीत सकता हूँ। और वो एकदम मतलब ईविल लाभ देने लगता है, हा 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 हा। भाई यहाँ पे देखो यार, ये देखकर एकदम कोई विलन टाइप का लग रहा है भाई, हीरो कहीं से भी नहीं लग रहा है ये शक्ल देखकर। इसके बाद ये अपनी गुंडों की तरह हंसी करना बंद करता है और कहता है कि चलो देखते हैं आखिर इन बच्चों के पास कौन सा टैलेंट अवेकन हुआ है। और वो अपने आसपास देखने लगता है और देखने के बाद ये बोलता है कि वाह, यहाँ पर तो काफ़ी सारे डी ग्रेड के टैलेंट और सी ग्रेड के टैलेंट है जो कि उतने कुछ बुरे नहीं है। और फिर वो बगल में देखता है जहाँ पे वो देखता है एक ए क्लास के टैलेंट वाली लड़की को। वो कहता है कि वाह, यहाँ पर तो एक ए लेवल की भी टैलेंट है। कहना पड़ेगा ये जो सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं इसके अंदर काफ़ी सारे जीनियसेस हैं। और फिर उसके बाद कुछ उसको याद आता है और वो कहता है कि अरे हाँ, यहाँ पर उसके बाद वो देखने लगता है जो अवेकनिंग गॉड स्टोन है उसको, और कहता है कि चलो एक बार ये जो अवेकनिंग स्टोन है इसको चेक करते हैं। और वो जैसे ही चेक करता है भाई वो इतना ज़्यादा चौंक जाता है कि उसकी आंख एकदम फटी की फटी रह जाती है। इसके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन आता है जो कि मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो यार ये असल में कोई ऐसा वैसा बस मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि ये जो एंशिएंट ट्री ऑफ लाइफ होता है उसका एक भाग है। और ये जो है इसके अंदर मतलब कुछ टैलेंट भी है, जो कि पहला है जीनियस अवेकनिंग, यानी कि ये जीनियस को अवेकनिंग करने में मदद कर सकता है। लेकिन दूसरा इसका टैलेंट रहता है वाइटैलिटी प्लंडरर, यानी कि जितने भी मतलब इंसान रहते हैं उसके अंदर से जो उनका लाइफ और जो भी जिंदगी रहता है उनको ये चूस भी जाएगा। और उसके अलावा एक और टैलेंट रहता है स्प्रिंग विथ डेड वुड्स। पता नहीं यार, ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आया उतना, खैर हो सकता है हमें आगे पता चल जाएगी। और यार हमें पता चलता है इसके एबिलिटीज में कि ये एक एंशिएंट ट्री ऑफ जो लाइफ रहता है उसी का ही एक मतलब प्रजाति में से आता है। और ये जो मतलब है ये अभी यहाँ पर आकर इंसानों के टैलेंट अवेकन करने में मदद करता है ताकि उनके टैलेंट को ये कंट्रोल कर सके। और ऊपर से ये जो मतलब है इसको अभी ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे खुद को ग्रो करने के लिए, इसलिए जो इंसान रहते हैं उनका जो भी मतलब पावर रहता है उसको ये चूस रहा है।
है। और वो भाई यहाँ पे देखता है तो वो कहता है क्या ये कोई ऐसा वैसा स्टोन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। और फिर उसके बाद ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ऊपर से ये तो एक डिवाइन बीस्ट है और वो भी लेजेंडरी लेवल का। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि चिल्ला रहा होता है कि सभी लोग कृपया करके यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए अपना अपना जरा लाइन बना लीजिए। और यहाँ पर भाई जो बाई रहता है ये भी लाइन के अंदर चला जाता है, लेकिन अभी भी ये मन में सोच रहा होता है कि ये जो अवेकनिंग स्टोन है इसने अनगिनत लोगों का मदद किया उनको टैलेंट अवेकन करने के लिए और एक बहुत ही शानदार एरा लाने के लिए भी मदद किया है। लेकिन ये जो अवेकनिंग स्टोन है जो कि क्यूसी फेडरेशन का एक कॉर्नर स्टोन भी कहा जा सकता है, किसे पता था वो एक्चुअली में एक गॉड लेवल का बीस्ट होगा जो कि अपना मुंह बदल कर यहाँ पे बैठा हुआ है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो क्यूसी फेडरेशन है क्या उसके जो हायर अप्स है यानी कि जो इसके लीडर्स होते हैं क्या उनको ये बात पता है। अगर इनको ये बात पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनको ये बात पता नहीं होगी तो अगर ये जो वर्ल्ड ट्री है मतलब ये वर्ल्ड ट्री का एक बीज है और इसके सभी इंसान एक ट्रेजर की तरह समझ रहे हैं। इस बीस्ट के पास भी एस रैंक का टैलेंट है, गॉड लेवल का स्किल है और इतने सारे ऑरेंज लेवल के हाई लेवल के स्किल्स है। अगर ये इन सभी को अवेकन कर लेता है तो जो क्यूसी फेडरेशन है उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कोई लड़का एक मशीन के ऊपर अपना हाथ रख देता है और यहाँ पर ये जो मशीन रहता है वो बताता है कि इसका टैलेंट कौन से लेवल का है और इसका कौन सा टैलेंट है ये भी बताता है और साथ ही साथ उसको रजिस्टर भी कर देता है। और इधर से जो बाई रहता है यह भी सोच रहा होता है कि ये जो बीस्ट की दुनिया है ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। और फिर इसके बाद यहाँ पर बाई की बारी आ जाती है। ये आदमी उसको बोलता है कि प्लीज़ जो आपका हाथ है उसको टेस्टर पे रखिए और ये अपने हाथ को टेस्टर पे रख देता है और फिर मन में सोचता है कि हटाओ छोड़ो, मुझे अभी इन सारे चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये सारी चीज़ मेरे पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। जब मेरा पावर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुझे अपने आप ही इन बीस्ट की दुनिया के बारे में सब कुछ पता चलने लगेगा। और उसके बाद यहाँ से ये जो आदमी रहता है वो इसके सारे इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और फिर देखते देखते वो जो फाइनली जो टेस्ट रहता है उसको वो स्टार्ट कर देता है। हुआंग मन में सोचता है कि भले यहाँ पर मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ लेकिन अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, मुझे एक जीनियस का रास्ता चुनना ही होगा। अब यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंकने वाले हैं। और फिर वो कहता है हे इंसानों अब मेरे सामने झुको, मेरे मिस्टिकल टैलेंट के सामने घुटनों पर आ जाओ। और इसके हाथ में से बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है, लेकिन अफसोस ये लाइट सिर्फ इसके इमेजिनेशन में होती है क्योंकि असल में इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता और वो वैसे ही रखा हुआ रहता है। फिर ये आदमी बताता है कि जो तुम्हारा टैलेंट है वो ए लेवल का है। ये सुनकर भाई ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है क्या बस ए लेवल का। और तभी उसके बाद जो मशीन रहता है ये चिल्लाना शुरू कर देता है, ये बोलने लगता है कि ये जो टैलेंट है इसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि जो इसका टैलेंट है वो ए लेवल से ऊपर है और इस मशीन का उतना औकात नहीं है कि ये ए लेवल के ऊपर के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब भाई ऐसा लग रहा है पुराने जमाने कुछ मशीन है। फिर ये आदमी कहता है क्या ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। और फिर वो अपना जल्दी जल्दी चेक करने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन से सिस्टम में दिक्कत हो रहा है। तभी यहाँ पर पीछे से मिस्टर वो आ जाते हैं और बताते हैं कि ये जो मशीन है ये सिर्फ एस लेवल के नीचे के टैलेंट को ही आइडेंटिफाई कर सकता है और बहुत टाइम हो चुका है जब तक हमारे बाइलियन सिटी में एक एस लेवल का टैलेंट आया था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये मशीन इसको पता नहीं लगा सकता और आज तुम लोगों को भी इस बारे में पता नहीं है। और फिर इसके बाद ये आदमी आकर बोलता है कि जो अवेकनिंग प्रोसेस अभी ये जो हुआ था ये एक लेजेंडरी टैलेंट का जन्म का मतलब ऐसे रिलेटेड उसका शुरुआत है, तो ये जरूर कोई एस लेवल का ही टैलेंट होगा, तो तुम इसको ऐसे ही रजिस्टर कर दो। ये आदमी बोल देता है कि ठीक है और ये उसके बाद जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि जो इस लेवल का टैलेंट है ये हमारे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, लेकिन भाई तुझे पता नहीं है कि ये इस लेवल का नहीं बल्कि एक मिस्टिकल लेवल का टैलेंट है। खैर इसके बाद ये आदमी फाइनली ये सारा इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता है और अनाउंस कर देता है कि जो 22 यावान है इसका जो टैलेंट है वो एक इस लेवल का टैलेंट है। ये सुनते ही सभी बच्चे भी चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या क्या तुमने ये सुना, इस लेवल का टैलेंट, वाह ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सभी बच्चे इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगा लेते हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर देते हैं और इसके इस लेवल की जो टैलेंट रहती है उसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ करना शुरू कर देते हैं। मतलब यार होता है ना एक पावरफुल आदमी देखा नहीं यार, सबका सब इसका तारीफ करना और चूना लगाना शुरू कर दिए। ये मन में सोचता है कि जो मेरा टैलेंट है वो तो एक मिस्टिकल लेवल का टैलेंट है, भाई इनको क्या ही तो बड़ा वाला गलतफहमी होता है। लेकिन खैर ये उनको सही नहीं करता है और बताता नहीं है और वो कहता है कि हाँ हाँ बस मेरा नसीब अच्छा था। लेकिन ये बच्चे अब
अभी भी इसका तारीफ किए जा रहे होते हैं। मतलब भाई हो गया यार, कितना मक्खन लगाओगे। फिर इसके बाद ये जो मतलब एग्जामिनर रहता है ये सभी को कहता है कि चलो अब तुम्हारा टेस्ट हो चुका है, या फिर जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ है वो सब जल्दी से यहाँ पे लाइन पर आ और जल्दी यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करो, क्योंकि जो बच्चों का नेक्स्ट वाला बैच है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद फाइनली यहाँ पे बाई को छुटकारा मिलता है और वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अचानक से ये सब एकदम मतलब मेरे पास आकर इतना ज़्यादा तारीफ करने लगे, ये मुझे एकदम ये अचानक से ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और वो मन में सोचता है कि अफसोस मेरा नसीब सही नहीं है कि जो मेरा लेजेंडरी रैंक का टैलेंट है, मतलब मिस्टिकल रैंक का ये बोल रहा है, वो ये इवैल्यूएशन मशीन के अंदर रिवील नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो मशीन है ये क्यूसी फेडरेशन का बहुत ही मतलब कीमती मशीन है और ये अभी तक हजारों बच्चों का टैलेंट चेक कर चुका और कभी भी गलत नहीं है। भाई अपने ख्यालों में खोया खोया ही सामने आ रहा होता है कि सामने से इसका ग्रैंडपा खड़ा रहता है जो कि बोलता है कि श्यावान, तुम्हें अपना जो टैलेंट का म्यूटेशन हुआ है उसके बारे में कैसा महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें कुछ खराब महसूस तो नहीं ना हो रहा है। ये देखकर कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर उसके बाद ये बोलता है ग्रैंडपा मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने लिए एक मतलब बीस्ट स्पेस जो रहता है उसको नहीं बना पाया। और भाई इसको लगता है कि इसका ग्रैंडपा कुछ डांटेगा, इसकी वजह से अपना मुंह ये झुका लेता है और फिर ये धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाता है, जिसके बाद जो इसका ग्रैंडपा रहता है भाई काफ़ी ज़्यादा ये खुश रहता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो ए से इस रैंक में जा चुका है, इसकी वजह से ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे फैमिली के पास पहले ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, भाई इनका फैमिली तो है ही एकदम अमीर, आखिर ये सिटी लॉर्ड जो है। और उसके बाद ये बोलता है कि तुम हमारे फैमिली के अंदर मतलब घर पे वापस जाकर एक रॉयल बीस्ट स्पेस आराम से वहाँ पे बना सकते हो। भाई अपने ग्रैंडपा को बताना चाह रहा था कि ग्रैंडपा एक्चुअली मैं एक जी, और वो इतना ही बोलता है कि सिस्टम उसको रोक लेता है और सिस्टम उसको कहता है कि तुम इस बात को नहीं बोल सकते। इसके बाद ये थोड़ा मतलब काफ़ी सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या ये आई ऑफ एपोकलिप्स का वार्निंग है। और फिर यहाँ पर इसका ग्रैंडपा भी बोले जा रहा होता है कि चलो हम लोग जाकर थोड़ा जो न्यू इंपीरियल बीस्ट टैलेंट जिन बच्चों का है मतलब उनको जाकर थोड़ा देखते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले लॉन्च के अंदर चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा शांति होगा और वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद ये मतलब ग्रैंडपा जाने लगता है, इसके पीछे पीछे बाई भी आने लगता है और बाई मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मिथिकल टैलेंट के बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बता सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मुझे ये जो आई ऑफ एपोकलिप्स है इससे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी करने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन कौन से काम को कर सकता है, मुझे इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना होगा। इसके बाद भाई अपने ग्रैंडपा के साथ साथ गेट से बाहर आता है। बाहर आते ही वो अपने सामने एक लाल रंग के कुत्ते को देखता है और उसका इन्फॉर्मेशन वो सामने देखने लगता है और उसको देखकर पहले तो ये मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाला का चाहे कितना ये स्ट्रेंथ हो, कितना ये पावरफुल हो, लेकिन वह मेरे इंटेलिजेंस से नहीं बच सकता। मतलब जो सिस्टम है ये इसको सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है, सामने वाला चाहे कितना ही पावरफुल हो। मतलब यार ये तो मामूली सी बात है, अगर थोड़ी देर पहले तुमने गॉड लेवल का जो अवेकनिंग स्टोन था उसका इन्फॉर्मेशन देख लिया तो ये भाई कुत्ता बिल्ली क्या ही चीज़ है। यार यहाँ पे हम कुत्ते का इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे इसका नाम होता है रेड फायर डॉग और इसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन तभी सिस्टम इसको मतलब कुछ टिप्स देने लगता है आजू बाजू में जो भी इसके ट्रेजर रहते हैं उसके ऊपर। मतलब यार खजाना भी ढूंढ के देगा इसको ट्रेजर। वो अपने अगल बगल में देखता है और कहता है कि 10 मीटर के अंदर यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है, जिन लोगों के पास भी मतलब जो भी खजाना है वो इन सभी को आराम से देख सकता है और कोई भी इसकी आंखों से नहीं बच सकता है। फिर ये अपने बगल में घूम के देखता है जहाँ पे 2 लड़कियाँ बातें कर रही होती है और इन दोनों लड़कियों के पास में कोई मतलब जेड टाइप का कोई अलग अलग टाइप का मतलब ट्रेजर रहता है, जिसको कि ये देखकर काफ़ी हंसने लगता है और भाई एकदम ईविल टाइप कहाँ से लगता है, भाई जाके उनका ट्रेजर चुराने का सोच रहा है क्या। ये कहता है कि जैसे जैसे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो मेरा मतलब खजाना ढूंढने का रेंज है वो भी बढ़ते जाएगा। मतलब यार अभी तो इसका 10 मीटर का रेंज हो सकता है बाद में और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और ये मन में सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब मैं ये पूरे दुनिया को अपना मतलब ट्रेजर ढूंढ पाऊंगा और पूरे दुनिया इतना इसका रेंज फैल जाएगा और उस टाइम पे मैं सबसे पावरफुल भगवान बन जाऊंगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ ये हीरो नहीं है भाई, ये विलन ही है। इसका शकल देखो और भाई ये क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, देखो यार ये विलन है भाई, ये मुझे हीरो नहीं लग रहा है। बाई का दुनिया पे राज करने का सपना टूट जाता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के अंदर से एक फायर फिनिक्स काफ़ी तेज में बाहर निकलता है। इसके वजह से भाई ये जो फायर वाला कुत्ता रहता है भाई इसके तो एकदम फट जाती है और इसके बगल में जिसका ट्रेनर रहता है ये भी सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर ये क्या है। और जो फिनिक्स रहता है यार ये अभी भी एकदम मस्त तरीक़ा से उड़ते जा रहा
रहा होता है। इधर से बाई उसको देखकर कहता है कि फीनिक्स, क्या ये फीनिक्स है? इसके बगल में जो ग्रैंडपा रहता है वह कहता है कि ये जो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये फीनिक्स के शेप का एक फायर है, ऐसा लग रहा है कि ये भी एक इस लेवल का टैलेंट है जो किसी ने अवेकन किया होगा। शायद से ये जो फैंग फैमिली के लोग हैं ये उनका ही टैलेंट है, जरूर उनका किस्मत इस बार तो बहुत ही अच्छा होगा। बाई भी समझ जाता है कि ये उसी लड़की ने लग रहा है कि टैलेंट अवेकन किया है जिसने इसके साथ बेट लगाया था। वो कहता है कि एक्चुअली मैंने तो थोड़ा प्लान किया था कि मैं उसके सामने जाकर थोड़ा शो ऑफ करूंगा और उसका बना हुआ चेहरा देखूंगा और बहुत ही मजे करूंगा, लेकिन मेरा नसीब खराब है क्योंकि हम दोनों ने इस रैंक का ही टैलेंट अवेकन किया है। मतलब यार इसका टैलेंट हाई तो है लेकिन सबको तो यही ना पता है कि इसका इस रैंक का टैलेंट है और ये तो रिवील भी नहीं कर सकता है। खैर इसके बाद बाई कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, अब यहाँ पर मेरे लिए मतलब कुछ भी नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूँ घर। लेकिन उसके जाने से पहले ग्रैंडपा दो लोगों का नाम लेता है, एंजेलिका और फियोनी। ये जैसे ही जो नाम लेता है वैसे यहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। और वो बोलता है कि अब क्योंकि तुमने एक इस लेवल का टैलेंट अवेकन कर लिया है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तुम्हें ऑफेंड करेंगे या फिर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए तुम इनको अपने साथ ले जाओ और कभी भी और कहीं भी अकेले मत जाना। फिर इसके बाद एक लड़की बताती है, वो बोलते है कि मेरा नाम है एंजेलिका और मैं एक गोल्डन बीस्ट मास्टर हूँ। फिर दूसरी लड़की बताती है मेरा नाम है फियोनी और मैं भी एक गोल्डन बीस्ट मास्टर हूँ। मतलब भाई दो गोल्ड रैंक के बीस्ट मास्टर बॉडीगार्ड के तौर पे कहना पड़ेगा यार, ये बुढ़ऊ के पास ज़्यादा दम तो है। बाई मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है ग्रैंडपा ने पहले ही सब चीज़ की तैयारी कर रखी है। इसके बाद फिर ग्रैंडपा इसको एक चाबी देता है और कहता है कि श्यावान, ये हमारे खजाने की चाबी है, उसके अंदर जितने भी चीज़ रखे हुए हैं तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपना रॉयल बीट स्पेस को अच्छे से बना सकते हो। इसके बाद बाई भी उसके चाबी मतलब ले लेता है और कहता है थैंक यू ग्रैंडपा। और लेने के बाद वो हमें बताता है कि जो इसका ट्रेजर ट्रोव है इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल क्रिस्टल वाल लगे हुए हैं जो कि कोई भी इंपीरियल बीट स्पेस रहता है उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला भी रहते हैं। आमतौर पे जो बीस्ट मास्टर रहते हैं वह स्पिरिचुअल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए, और वो करने के बाद जो उनका बीस्ट स्पेस रहता है उसको भी वो लोग ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसके वजह से जो एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल क्रिस्टल रहता है वो भी कम से कम 1 मिलियन क्यूसिक कॉइन का रहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बाई अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ में एक बहुत ही बड़े गेट के सामने खड़ा हुआ रहता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम लोग यहीं पे रहो और ध्यान रखना है कोई भी आकर यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो दोनों भी कह देती है हाँ। इसके बाद ये अपने चाबी को एकदम घूर घूर के देखने लगता है और उसके बाद वो फाइनली अपने चाबी को गेट के अंदर लगा देता है। गेट के अंदर लगाते ही जो मतलब गेट रहता है इसके चाबी को, इसके ब्लड लाइन को, इसके खून को, इसको पूरा का पूरा स्कैन करता है और करने के बाद फाइनली वो गेट धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू हो जाता है और इधर से बाई भी खड़ा होकर उस गेट को ओपन होते हुए देख रहा होता है। फाइनली ये गेट पूरा ओपन हो जाता है और बाई इस गेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आकर वो देखता है इसके चारों तरफ बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत ही महंगे महंगे चीज़ें रखे हुए रहते हैं जो कि एक से बढ़कर एक रहते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर जो बाई फैमिली है इसके सैकड़ों साल से जमा किया हुआ चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और इस ट्रेजरी के अंदर सिर्फ जो इसका मतलब जो इसका बाई फैमिली है इसका जो डायरेक्ट ब्लड लाइन है मतलब जो अपने खून होते हैं सिर्फ वही लोग इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके अंदर जितने भी खजाना है ये इतने ज़्यादा महंगे कि अगर इसको बाहर के दुनिया में लेकर जाओ तो वो इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक फैंटम स्पाइडर के हार्ट को लेता है और कहता है कि ये वाला जो चीज़ है ये 5 साल पहले एक ऑक्शन में आया था और उसके वजह से जितने भी बड़े बड़े फैमिली है वो आपस में एकदम भिड़ गए थे, एकदम खून खराबा हो गया था इसके पीछे, लेकिन आखिरकार अंत में ये ऑक्शन हुआ वो भी 150 मिलियन के अंदर। इसके बाद ये थोड़ा सा बगल में आता है और यहाँ पर आकर देखता है यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स रखे हुए रहते हैं जिसमें से ये एक पेटी को बाहर निकालता है और निकालने के बाद बोलता है कि ये बॉक्स का दाम लगभग 300 मिलियन डॉलर यानी कि क्यूसिक कॉइन के अंदर भी अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो वो भी 300 मिलियन ही होते हैं। मतलब भाई यार ये काफ़ी ज़्यादा महंगा चीज़ है। फिर वो बोलता है कि और ऐसे ऐसे बॉक्स यहाँ पर तो डजन्स में पड़े हुए हैं और इसको देख के भाई इतने सारे पैसे देखकर इसकी आँख एकदम ज़्यादा चमकने लगती है। भाई मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं खुद के घर से ही चोरी ना कर ले। खैर इसके बाद ये बताता है कि जो इंपीरियल स्पेस रहता है उसका जो पावर रहता है वो ऑनर का जो इंपीरियल टैलेंट रहता है उससे ही रिलेटेड रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो F लेवल का टैलेंट रहता है उसके लिए बस एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल का जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर किसी का टैलेंट S लेवल का रहता है तो उसके लिए उसे कम से कम
30 क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ते हैं और मेरा जो टैलेंट है वो तो मिथिकल रैंक का है, तो मेरे ख्याल से मुझे 200 या फिर 300 के आसपास स्पिरिचुअल क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगा और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। उसके बाद ये अपने सामने 2-3 पेटी को खोल के सामने रख लेता है और उसके बाद ये अपना टैलेंट को ऑन कर लेता है और फाइनली ये अपना इंपीरियल स्पेस को बनाना शुरू कर देता है। ये जैसे ही सोचता है अपना इंपीरियल स्पेस बनाने का कि जो इसका टैलेंट रहता है एनलाइटमेंट फ्रॉम हेवन, और भाई ये इस टैलेंट का सिर्फ एक ही पार्ट है, तो मतलब ये वाला इस टैलेंट का पार्ट ऑन हो जाता है, जिसके वजह से इसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है कॉमन मिस्टिकल बीस्ट स्पेस, जिसको बनाने के लिए इसको 333 स्पिरिचुअल क्रिस्टल लगेंगी। दूसरा होता है इसी का एनहांस वाला वर्जन, जो कि बनाने के लिए इसको 666 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स लगेंगी। और तीसरा होता है परफेक्ट मिस्टिकल बीस्ट स्पेस, और इसको बनाने के लिए भाई इसको 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स लगेंगी। ये देखकर तो भाई एकदम ज़्यादा चौंक जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो समझ नहीं पाता है आखिर ये है क्या। फिर वो मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे मन में कोई भी डाउट आता है तो मेरा जो टैलेंट है वो अपने आप ही मुझे सही रास्ता दिखाएगा उसको सॉल्व करने का। सच में मेरा ये जो एबिलिटी है ये तो किसी जो एनसाइक्लोपीडिया रहता है सारा जानकारी देने वाला, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे है। मेरा जो ये मिस्टिकल टैलेंट है आई अप एपोकलिप्स, शायद ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर ऐसे और भी बहुत सारे छुपे छुपे फीचर्स अभी हैं जो कि मुझे धीरे धीरे करके अच्छे से ढूंढना होगा। खैर अभी के लिए चलो अपना जो इंपीरियल स्पेस है उसको पहले हम बना लेते हैं, जिसके बाद जो सबसे महंगा वाला ऑप्शन रहता है 999 वाला जो परफेक्ट वाला बीस्ट स्पेस रहता है उसको ये चूज़ कर लेता है। हाँ भाई चूज़ करो, आखिर कौन सा तुम्हारा पैसा जा रहा है, बाप दादा का ही तो पैसा उड़ाना है। खैर इसके बाद ये जैसे ही चूज़ करता है वैसे ही जो इसका इंपीरियल स्पेस रहता है वह बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ कार्ड्स नीचे गिर रहे होते हैं और ये कार्ड को जो बाई का फादर रहता है वही पकड़ा हुआ रहता है और कहता है कि जब से बाई का जो इस रैंक का टैलेंट का बात अभी तक यहाँ पे फैला हुआ है सब के सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितने भी डिग्नेटरीज या फिर जितने भी बड़े लोग हैं वो सब के सब जल्दी जल्दी स्यावान को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसके और ज़्यादा करीब जा सके और उससे कॉन्टैक्ट बना सके। जो उसकी मदर रहती है ये भी बोलते हैं कि हाँ कल तो जो मिस्टर फैंग है वो भी पूछ रहे थे कि जो स्यावांग है उसका अभी तक कोई एंगेजमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ है। हाँ आखिर मेरा जो स्यावान है वो इतना जल्दी एक बहुत ही बड़ा बच्चा बन गया है। फिर इसके बाद इसके फादर पूछते हैं अपने मतलब ग्रैंडफादर से, यानी कि ये अपने फादर से पूछता है कि फादर जो एन है वो तो एक सप्ताह से ट्रेजर ट्रोव के अंदर बैठा हुआ है, क्या वो ठीक होगा? और ये उसके बाद बताता है कि तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो स्यावान है उसके पास इस लेवल का टैलेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसको दूसरे के मुकाबले और भी ज़्यादा टाइम और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और वो इतना ही बोलता है कि वो उसको मतलब कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि ये ब्रीथ, और वो बोलता है कि जो स्यावान है उसका जो स्पेस वो बना रहा था वो पूरा अच्छे से बना चुका है। और वो जैसे ये बात बोलता है कि इधर से हम स्यावान को देखते हैं, मतलब अपने भाई को देखते हैं जो कि अपना स्पेस बना लिया रहता है और इसके आजू बाजू में काफ़ी मस्त एक लाइट आ रही होती है। और भाई अगल बगल में देखो यार, इसने पता नहीं कितने सारे स्पिरिचुअल जो क्रिस्टल रहते हैं इसको फूक डाले, भाई क्या ही तो ज़्यादा पैसे उड़ाए इसने बनाने में। फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका स्पेस बनना शुरू हो जाता है, इधर उधर धुआं आता है, फिर यहाँ पे घास पत्ते पत्थर नदियाँ सब चीज़ बारी बारी करके बनना शुरू हो जाती है। और फाइनली हम यहाँ पे इसका पूरा बीच स्पेस देखते हैं जहाँ पे बीच में तालाब रहता है, घास रहते हैं, पेड़ पौधे पत्थर, मतलब यार सब कुछ रहता है। यार ये एक मिनी गार्डन टाइप का लग रहा है। फिर ये धीरे से अपना आँख खोलता है और कहता है कि ये मेरा रॉयल स्पेस है। और वो अगल बगल में अपने देखता है और कहता है कि ये तो एकदम अमेजिंग है। और यार अब हम यहाँ पे इसका पूरा स्पेस देखते हैं, यहाँ पर भाई बस नदियाँ और ये छोटे मोटे पेड़ पौधे नहीं बल्कि यार पूरा का पूरा पहाड़ है। भाई ये बीस्ट स्पेस, भाई ये गार्डन कम लग रहा है, ये अपना पूरा एक प्रॉपर्टी लेकर घूम रहा है। फिर इसके बाद भाई बताता है किताबों में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल बीस्ट स्पेस रहते हैं वो लगभग 100 फीट के रहता है और वो पूरा का पूरा एक वाइट स्पेस ही रहता है, लेकिन जो मेरा बीस्ट स्पेस है ये तो 10,000 फीट का है और ऊपर से इसके अंदर तो नदी और पहाड़ भी है। फिर वह सामने की तरफ कुछ देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने एक मतलब सिस्टम का विंडो आ जाता है, मतलब इसका टैलेंट का विंडो आता है। खैर ये सिस्टम नहीं गाइस, टैलेंट है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये टैलेंट इसका बोलता है कि जो इसका बीट स्पेस है इसके अंदर इसको 3 मतलब अलग अलग इफेक्ट मिलते हैं, जो कि एक रहता है कि इसका जो भी मतलब पेट रहेगा उसका ग्रोथ टाइम यानी कि जो उसका बढ़ने का टाइम है वो कम कर देगा, यानी कि इसका पेट तेज में बड़ा होगा। उसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई भी अगर नेगेटिव या फिर बुरा इफेक्ट पड़ जाता है तो वो इसको रिमूव कर देगा। साथ ही साथ अगर इसके पेट के अंदर कोई हिडन टैलेंट रहता है तो ये बीट स्पेस उसका हिडन टैलेंट भी अनलॉक कर देगा। ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या साइड इफेक्ट?
और बताता है कि आमतौर पे जो भी मतलब आदमी रहते हैं उनका जो बीस्ट स्पेस रहता है उसके अंदर कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं रहता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस रहते हैं जिसके अंदर शायद ही किसी को कोई स्पेशल इफेक्ट मिल जाता है। और जो मेरा रॉयल बीस्ट स्पेस है इसके अंदर तो तीन तीन इफेक्ट्स है और ये सारे के सारे इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और एक रूल है जो कि साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी बीस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रहता है उसको उतना ही टाइम लगता है बड़ा होने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई कोई बीस्ट मार्टर रहता है जो कि बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी जो उनका बीस्ट रहता है अभी तक बड़ा नहीं हुआ रहता है। इसके वजह से वो जो बीस्ट रहता है अपना पूरा पावर अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखा पाता है। लेकिन जो मेरा इंपीरियल स्पेस है इसके अंदर जो भी बीस्ट है वो एकदम जल्दी जल्दी ग्रो हो पाएंगे। और वो इमेजिन करता है कि वो छोटा सा बीस्ट लेता है उसको अपने बीस्ट स्पेस के अंदर डालता है, भाई उसके अंदर से एक डायनासोर निकलता है। फिर ये सोचता है कि मेरे पास ये जो इफेक्ट है इसके अंदर सिर्फ अगर मैं किसी एक का भी इस्तेमाल करता हूँ फिर भी मैं सबसे ज़्यादा जवान और सबसे ज़्यादा पावरफुल बीस्ट मार्टर बन सकता हूँ अब तक का। और ऊपर से इसके पास तो ऐसे तीन तीन हैं। इसके बाद ये अपने इफेक्ट के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले ये काउंटर द नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताता है। जैसे कि ये बोलता है कि कभी लड़ाई होती है तो उसके अंदर इसके पेट को कभी कोई अगर पॉइजन लग जाए या फिर ठंडी लग जाए या फिर जलने लगे या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो ये सिंपली अपने पेट को अपने बीस्ट स्पेस के अंदर वापस बुलाएगा और फिर जब ये वापस इसको बाहर निकालेगा तो उसका एचपी और एकदम मतलब उसका पूरा पावर एकदम अचानक से फुल हो जाएगा। मतलब यार काफ़ी सही चीज़ है। उसके अलावा दूसरा बताता है इंस्पायर हिडन टैलेंट, यानी कि यार जितने भी बीस्ट रहते हैं उन सभी के अंदर जो टैलेंट उनका रहता है वो फिक्स रहता है और उनका अगर टैलेंट अपग्रेड करना हो या फिर चेंज करना हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा महंगा ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो इसका बीस्ट स्पेस है वो अपने आप ही धीरे धीरे करके इनके सभी पेट का जो भी हिडन टैलेंट रहेगा वो बाहर निकाल देगा। और ये सोचता है कि इसने जो अपना 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल इसके ऊपर लगाए हैं वो बर्बाद नहीं गए। और फिर इसके बाद ये गेट से बाहर निकलने लगता है और फाइनली ये जब पूरा गेट खोल के बाहर निकलता है तो ये अपने सामने देखता है यहाँ पर इसका पूरा फैमिली खड़ी हुई रहती है और इसका इंतजार कर रही होती है बाहर आने का। इसकी सारी फैमिली बाहर यहाँ पे इसका इंतजार कर रही होती है। सभी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और साथ ही साथ इसकी माँ बोलती है कि जरा देखो तो मेरा आंट कितना ज़्यादा पतला हो गया है, इसने एक सप्ताह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टेबल पे बहुत सारे एकदम टेस्टी टेस्टी खाना रखे हुए रहते हैं और गेस करो क्या हो रहा होगा इसके आगे। भाई यहाँ पर अपना भाई एकदम बैठ के पूरा चबा चबा के एकदम सारे खाना को ठूंसा जा रहा होता है। इसके सामने जो इसके ग्रैंडपा रहता है वो तो चुपचाप इसको देख रहे होते हैं, लेकिन इसके मॉम डैड को तो देखो वो लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ा धीरे धीरे खा लो, इतना भी क्या जल्दी है। इसके बाद फाइनली ये अपना भर पेट खा लेता है और खाने के बाद एक जोरदार ढका लेता है। इसकी मॉम इसके तरफ एक और प्लेट बढ़ाती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट ब्रेड पॉर्क है, जितना मन करे उतना खाओ। इसके बाद ये अपने ग्रैंडपा से कहता है अरे हाँ ग्रैंडपा। इसका ग्रैंडपा इसको देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये अब क्या बोलने वाला है। फिर ये खाते खाते बताता है कि मैंने अपना इंपीरियल स्पेस बना लिया है और इसको बनाने में मुझे 999 क्रिस्टल की जरूरत पड़ी। भाई एक बार इसका एक्सप्रेशन देखो, ये बोल कैसा रहा है, मतलब 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल बोल रहा है ऐसे मुंह लेकर। भाई ये तो ऐसा मुंह लेकर बोल रहा है, लेकिन यार इसके फैमिली वालों का मुंह देखो। भाई पीछे जो इसका ग्रैंडपा है वो तो एकदम चुप ही हो जाता है। इसकी जो माँ रहती है वो भी सुन के उसका भी थोड़ा पसीना छूटने लगता है। लेकिन सबसे मस्त फेस है इसके डैड का। भाई इसका एक बार फेस देखो, ये चिल्लाने लगता है 9999, मतलब भाई ये बस 99 ही करते रह जाता है, उससे ज़्यादा इसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलता है। फिर ये बैठ के अपना दिल पकड़ लेता है, भाई कहीं ये हार्ट अटैक से ना मर जाए, और कहता है कि मेरे बेटे ने तो सब कुछ लुटा दिया। इतना महंगा अमाउंट सुनकर तो जो इसके ग्रैंड पर रहते हैं इसको भी पसीना छूटने लगता है। ये कहते हैं कि हमारा नसीब अच्छा है कि हमारा फैमिली अमीर है, अगर नहीं तो हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे ये नहीं पता था कि जो इस लेवल के टैलेंट होते हैं उनका जो इंपीरियल बीस्ट स्पेस अगर बनाना हो तो उसके लिए इतना ज़्यादा क्रिस्टल लगता है। लेकिन भाई एक बार इसको देखो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना महंगा, ये तो बस अपना खा के मर ढका लेता है। फिर इसका ग्रैंडपा बोलता है कि जो रेड आइड गोल्डन फिश है उसने कुछ टाइम पहले ही अपना अंडा दिया है, तो तुम जाकर एक बार उसे देख लो, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो तुम उसमें से किसी के साथ चाहो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये बात सुनकर भाई बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा इसका मतलब जो आपका डायमंड लेवल का पेट है वो जो रेड आइड गोल्डन फिश है वो अंडा देने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी से कुछ महसूस होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब मेरा उल्टी की तरह मन हो रहा है। मतलब यार इतने अच्छे मूड को इसने पूरा बर्बाद कर दिया।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक दूसरे मतलब जगह को जो कि कोई मतलब लैब टाइप का लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स रहते हैं जिसके ऊपर अंडे रखे हुए रहते हैं। तो यार ये वो जगह रहता है जहाँ पे ये बाई फैमिली के लोग सभी अंडों को रखा करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं इन सभी अंडों का ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पर कुछ कुछ अंडे तो थोड़े थोड़े अभी हैच भी हो रहे होते हैं और उसके अंदर से स्पिरिट भी निकल भी रहा होता है। बाई बताता है कि इनका जो बाई फैमिली है ये एक्वाटिक पेट का स्पेशलिस्ट है, यानी कि ये लोग एक्वाटिक पेट्स को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है इन सारे पेट्स को बड़ा करने के लिए। इसकी वजह से जो बाई फैमिली के जितने भी बच्चे रहते हैं उन सभी का जो सबसे पहला स्पिरिचुअल बीस्ट रहता है वो हमेशा एक एक्वाटिक टाइप का ही रहता है। ये एक रिपोजिटोरी है हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए और हमारे मिनिस्टर्स के लिए। यहाँ के जो अंडे हैं वो आमतौर पे ज़्यादातर सिल्वर ग्रेड के ही रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे वाले तो गोल्ड लेवल पर भी होते हैं। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि जो मेरा पेट है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए। फिर इसके बाद जो इसका ग्रैंडपा रहता है वो एक ताली बजाता है और उसके ताली बजाते ही इसके सामने एक काफ़ी बड़ा खतरनाक दिखने वाला स्पिरिचुअल पेट आ जाता है और हम फाइनली इस स्पिरिचुअल बीस्ट को देखते हैं जो कि यार कुछ भी कहो भाई देखने में तो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। इसका नाम होता है रेड आइड गोल्डन फिश और ये डायमंड क्लास का पेट होता है। इसे देखकर बाई का तो मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है, वो उसको बस देखते ही रह जाता है। और यहाँ पर ये गोल्डन फिश और इसका ग्रैंडपा दोनों इसको आराम से देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा बोल रहा होगा देखा पोते तुम्हारे ग्रैंडफादर का पावर। बाई इस गोल्ड फिश का इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे पता चलता है इसका नाम है रेड आइड गोल्ड फिश और ये एक वाटर सिस्टम का पेट है। इसका जो टैलेंट है वो भी एस रैंक का टैलेंट है जिसका नाम है वाटर ब्रेकर। जो इसके पास स्किल है वो भी काफी पावरफुल है और ये डायमंड रैंक में भी एकदम एक टॉप ग्रेड का बीस्ट है। लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में पता चलता है कि इसका टैलेंट थोड़ा अनयूजुअल है। उसके अलावा इसके अंदर अगर ये नहीं होता तो फिर इसका चांस था और भी ज्यादा बढ़ने का, लेकिन यार यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं बताया जाता है। इसे देखकर बाई भी सोचता है कि आखिर यहाँ पर ये जो ग्रैंडपा का पेट है इसको लग रहा है कि कुछ हुआ है। इसके वजह से जो इसका ओरिजिन है ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डैमेज हो गया है, पता नहीं कैसे। मतलब यार यहाँ पे इसके साथ कुछ तो ऐसा लग रहा है सीन हुआ है। ग्रैंडपा अपने पेट से बोलता है हे लाओ, जो स्यावान है इसने सक्सेसफुली अपना इस लेवल का जो टैलेंट है उसको अवेकन कर लिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम अपने एक बच्चे को इसे दे देते। फिर यहाँ पर ये जो बीस्ट रहता है ये भी थोड़ा कुछ सोचता है और अपने पॉकेट में लग रहा है कुछ सोचने लगता है। और हाँ, इसका पॉकेट लग रहा है इसके पेट में ही है। लेकिन यहाँ पे बाई सोच रहा होता है कि मैं अपने अपोकलिप्स आई का इस्तेमाल करके कोशिश करूँगा ताकि मैं ढूंढ पाऊँ कोई ऐसा उपाय जिसके मदद से मैं अपने ग्रैंडपा का ये जो रेड आइड गोल्डन फिश है इसका जो ओरिजिन डैमेज हुआ है उसको मैं ठीक कर पाऊँगा। तो यार यहाँ पर इसके बाद ये जो गोल्डन फिश रहता है ये 2 अंडों को निकाल लेता है, जिसमें से एक अंडा तो यार देखकर काफ़ी सही लग रहा है और यार काफ़ी मस्त उसके अंदर से ग्लो भी आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला अंडा थोड़ा पचका हुआ है। फिर हम देखते हैं इसके एक अंडे को, जहाँ पर ये उसका इन्फॉर्मेशन देखता है तो पता चलता है कि इसके पास एक ए लेवल का टैलेंट है जो कि है वाटर बर्स्ट का। उसके अलावा इसका क्वालिफिकेशन प्राइमरी डायमंड का है और उसके अलावा इसके पास 3 स्किल भी हैं जो कि यार मतलब ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है। फिर इसके बाद ग्रैंडपा इसे बोलता है कि स्यावान देखो तुम्हें आखिर कौन अच्छा लग रहा है, तुम उसको चुन सकते हो। फिर इसके बाद ये दूसरे वाला अंडा का इन्फॉर्मेशन देखता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि इस वाले बीस्ट के पास एक नहीं बल्कि 2 टैलेंट रहते हैं। एक तो वाटर ब्रेक का रहता है जो कि ए लेवल का होता है, लेकिन दूसरा रॉयल फ्लो सुपर फास्ट का रहता है जो कि एस लेवल का टैलेंट रहता है। और इसका क्वालिफिकेशन भाई डायमंड तो छोड़ो टॉप एमेथिस्ट का रहता है। और इसके पास 4 स्किल भी रहते हैं जिसमें से एक तो पर्पल रैंक का भी रहता है। मतलब यार ये बहुत ही सही है। लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि ये जो बीस्ट है इसका जो 2 टैलेंट है इसके वजह से इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है और इसके वजह से इसका जो मतलब न्यूट्रिएंट्स है इसको कम मिल पा रहा है और इसके वजह से ये अब मतलब जान के खतरे में है। इसे देखकर भाई काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तो टॉप एमेथिस्ट तक जा सकता है और इसका जन्म हुआ है डुअल टैलेंट्स के साथ। भाई कौन बिलीव करेगा, रेड आइड गोल्डन फिश के जितने भी मतलब बच्चे हैं उसके अंदर यहाँ पर ये एक ऐसा मतलब चीज़ निकल गया जो कि कोई भी सोच नहीं सकता। बाई बोलता है ग्रैंडपा मुझे ये वाला अंडा चाहिए। ये देखकर इसका ग्रैंडपा थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये वाला जो अंडा है ये तो काफ़ी सूखा सूखा दिख रहा है, ऊपर से जो इसका लाइट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है, इसका वाइटैलिटी भी काफ़ी कम जोर लग रहा है। इसको सीधा सीधा देखने पर भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफेक्टिव है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम ये वाले अंडे को लेते हो तो हो सकता है कि ये वाला अंडा तो हैच भी ना हो, इसके अंदर से कुछ निकले ही ना। तो क्या तुम पक्का हो? और फिर इसके बाद ये अपने पार्टनर से माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना ओल्ड लाव, ये मेरे आखिर मतलब पोते की
फ्यूचर के बारे में है, तो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम बुरा मत मानना। जिसके बाद यहाँ पे बाई कहता है, ग्रैंडपा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, मुझे यही वाला चाहिए। और वो मन में सोचता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे दुनिया के अंदर अगर वाटर टाइप बीस्ट में देखा जाए तो इस वाले अंडे से ज़्यादा अच्छा कोई भी ऐसा दूसरा बीस्ट नहीं हो सकता है। और फिर इसका ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो रेड आइट गोल्डन फिश है इसका तुमको परमिशन लेना होगा। इधर हम देखते हैं ये जो गोल्डन फिश रहता है ये अपना एक स्केल को अपने बॉडी के अंदर से नोचता है, और फिर नोचने के बाद ये जो मतलब इसका पचका हुआ अंडा रहता है उसके ऊपर इस स्केल को रख देता है। जिसके बाद भाई उससे पूछता है कि क्या ये मेरे लिए है। इसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम जानते हो जो रेड आइट गोल्डन फिश का मेन स्केल रहता है ये किसी भी वाटर टाइप का जो स्पिरिट बीस्ट रहता है उसका जो स्किल रहता है उसको 10% से ज़्यादा बढ़ा सकता है। मतलब इसका जो अंडा के अंदर से जो भी बच्चा निकलेगा उसका जो पावर रहेगा स्किल का वो 10% ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद ये अंडा स्केल के साथ बाहर निकल जाता है, और फिर ग्रैंडपा कहता है कि ये तुम्हारा शुक्रिया अदा ऐसे करके कर रही है क्योंकि तुमने इसके जो डिफेक्टिव अंडा है उसको चुना है, इसकी वजह से अब इसके अंडे के जिंदा रहने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर इसके बाद बाई उस अंडे को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि मैं तुमको वादा करता हूँ कि ये जो मतलब स्पिरिट बीस्ट इसके अंदर से जो भी निकलेगा मैं उसको एकदम अच्छे से कल्टीवेट करूंगा और उसे बड़ा करूंगा। और मन में वो कहता है कि ये मेरा एक माँ से वादा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और बाई इस अंडे को और साथ ही साथ उस गोल्ड फिश ने जो अपना स्किल दिया था उसको दोनों को एक साथ एक मतलब पानी के अंदर डाल देता है। और फिर डालने के बाद वो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को लेता है और उस सारे चीज़ों को उस पानी के अंदर डालना शुरू कर देता है, क्योंकि यार जो एपोक्लिप्स आई वाला सिस्टम है उसने इसको बताया रहता है ये सारा चीज़ें करने के लिए। तो वो जैसे ही सारा चीज़ डालता है ये सारा चीज़ जो भी मतलब रहता है उन सभी में का न्यूट्रिएंट्स जाता है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ये अंडा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर से काफ़ी गोल्डन लाइट आने लगती है और ये अंडा एकदम परफेक्ट शेप में बन जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक काफ़ी मस्त मछली भी दिखने लगता है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो और इस वीडियो को लाइक और कंप्लीट कर दो जो कि 1000 लाइक्स का। अगर आप यार इसको कंप्लीट कर देते हो तो यार मैं तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। अब यार ये आपके ऊपर है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा या फिर और कोई भी मस्त मानवा डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलो यार मिलता फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।